नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एक बहुत ही खास कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आप तक हम अपने विशेषज्ञों द्वारा और जो हमारे माननीय भंते जी हैं उनके द्वारा विशेष जानकारी पहुंचाते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल सही जानकारी पहुंचे। और आज इसी क्रम में हम आप तक वैशाली के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश में ही नहीं विदेशों में भी अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो ऐसे हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, और हमारे बहुत आग्रह के बाद आज वह अपना टाइम निकाले और हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। भंते जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया और साथ ही उन्हें एक नया जोश दिया, एक नई स्फूर्ति दी, जिससे कि वह आज का दिन आपके मार्गदर्शन के हिसाब से या बुद्धा के मार्गदर्शन के हिसाब से अपना पूरा दिन अच्छा बिताएं और आगे आने वाले समय में अच्छे कार्य कर सकें। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कृपया हमारे दर्शकों को वैशाली के बारे में विस्तार से जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे वैशाली के बारे में। वैशाली एक प्राचीन काल से एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर रहा है, और जैसे 16 जनपद थे उस काल में, वैसे ही वैशाली भी मगध की तरह ही एक जनपद हुआ करता था। यहाँ पर व्यापार के बड़े बड़े केंद्र थे, और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो सुंदरता है वो काफ़ी लोकप्रिय थी। और इस सुंदरता की वजह से वैशाली काफ़ी उस काल में प्रसिद्ध था। और तथागत गौतम बुद्ध के आने के बाद जब वो यहाँ पर इस स्थान को विजिट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये और भी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। तो वैसे ही वैशाली में तथागत गौतम बुद्ध स्वयं ने 3 बार जो है वहाँ पर उन्होंने भेंट दी थी, वहाँ के लोगों को उपदेश दिया था। वैसे देखा जाए तो वैशाली जो है महावीर जी की भी जो है यह जन्मस्थली रही है, और इसलिए ये वैशाली नगर जो उस काल में 16 जनपदों में से एक कहे जाने वाला, जो कि मगध की तरह ही बहुत ही प्रसिद्ध था, और यहाँ की जो ख्याति है वो काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। और जब ये तथागत गौतम बुद्ध यहाँ पर आते हैं तो आने के बाद वहाँ के लोगों को उपदेश करते हैं, उन्हें समझाते हैं धम्म। तो यह एक नगर बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है, और इसलिए इस नगर के बारे में जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वैशाली है, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े विद्वान जन यहाँ पर हुए, और इसी कारण से ये एक बड़ा नगर होने की वजह से यहाँ के लोग जिस तरह से अपने जीवन को यापन करते थे, और इसीलिए देखा गया कि ये वैशाली जो नगर है उस काल का, ये अपने स्वयं के कार्यों से जाना जाता है। तथागत गौतम बुद्ध ने यहाँ पर आकर के एक बार जब अकाल पड़ जाता है तो तथागत गौतम बुद्ध आकर के उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। चूँकि अभी वर्तमान में जब आप देखेंगे तो पाया जाता है कि ये एक बिहार में आने वाला एक नगर है, जहाँ पर
तथागत गौतम बुद्ध उस काल में गए, महावीर स्वामी भी का जन्म हुआ। तो इस तरह से वैशाली की जो गरिमामयी जो स्थिति है वो हमें आज भी याद दिलाते रहती है। और इसलिए इस नगर में एक बार अकाल पड़ने के बाद तथागत गौतम बुद्ध आ जाते हैं और वहाँ की समस्याओं को दूर करते हैं, क्योंकि अकाल पड़ने की वजह से यहाँ पर महामारी फैल जाती है। और तब तथागत गौतम बुद्ध के आगमन के बाद भारी मूसलाधार होती है और यहाँ की स्थिति बदल जाती है। जहाँ पर इसी वैशाली में तथागत गौतम बुद्ध ने एक देशना दी जिसको हम रतन सुत्त के नाम से जानते हैं आज वर्तमान में। यानी बुद्ध धर्म और संघ के बारे में बड़ी अच्छी तरह से विस्तार से उन्होंने समझाया और कहा कि बुद्ध और धर्म और संघ के प्रति हमें अपनी श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। और ये उपदेश सुनकर वहाँ के लोग काफ़ी प्रसन्न हुए थे और इसलिए वे बुद्ध धर्म और संघ के बड़े अनुयायी बन चुके थे। यह स्थान जो कि 6वीं सदी में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जहाँ पर स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने अपने कदम जो है वहाँ पे रखे थे। और इसलिए यह नगर जो कि बहुत ही अच्छी तरह से जो विकसित हो रहा था, जो अच्छी तरह से वहाँ पर लोग जीवन को यापन कर रहे थे, तो ये स्थान जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के जो कुछ बड़े बड़े ख्याति प्राप्त ऐसे लोग हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं वैशाली नगर में। उस काल का वैशाली जो कि आज भी आपको देखने के लिए मिलेगा वैशाली। तो इस स्थान पर तथागत गौतम बुद्ध ने 3 बार आकर विजिट करते हुए यहाँ वर्षावास किया, यहाँ पर रुके थे और यहाँ के लोगों को उन्होंने धम्मोपदेश दिया था। और इसलिए अब देखते कि तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय में उन्होंने वैशाली नगर को अंतिम भेंट भी दी थी। और जब वहाँ पर अंतिम भेंट दी थी, उन्होंने अपना भिक्षा पात्र वैशाली के लोगों को दिया था गिफ्ट के रूप में। और वो पात्र जो है, भिक्षा पात्र जो है, वैशाली के लोगों ने अच्छी तरह संभाल कर रखा था। यानी महापरिनिर्वाण के पहले तथागत गौतम बुद्ध ने वैशाली में आकर के उन्होंने वहाँ के लोगों से भेंट की है। कोई साधारण बात नहीं। तो आप देखेंगे कि इसी नगर में एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहा करती थी जिसका नाम है आम्रपाली। और इस आम्रपाली को वैशाली के लोगों ने एक गणिका के रूप में उसे माना था। लेकिन जैसे तथागत गौतम बुद्ध का सानिध्य का लाभ प्राप्त हो जाता है तो ये गणिकाएँ अपने जो व्यवहार है, आचरण है, उसमें सुधार करती है और एक बहुत अच्छी श्राविका बन जाती है। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि कम से कम ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैशाली का जो आम्रवन है, आम्रपाली का, उन्होंने तथागत और संघ को दान कर दिया था। तो इसलिए भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है, हमें देखने के लिए मिलते रहता है। और उसी ढंग से जब आप देखेंगे तो उन्होंने अपने घर में भोजन दान के लिए भिक्खु संघ को आमंत्रित किया था। और आमंत्रित करके भिक्खु संघ ने और तथागत ने स्वयं आम्रपाली के घर भोजन ग्रहण किया। ये वैशाली की रहने वाली थी और इस तरह से वे संघ का आदर करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो नेपाल है उस ओर ही आपको ये स्थान देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कि पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना, पटना से ही आपको नज़दीक देखने के लिए मिलेगा। वैशाली चूँकि आज भी बिहार में है और यहाँ पर कोई आवागमन का कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए महापरिनिर्वाण से पहले तथागत गौतम बुद्ध ने यहाँ पर भेंट दे करके उनके याददाश्त को हमेशा बनाए रखने के लिए उन्होंने वहाँ के लोगों को पात्र देते हुए इस तरह से ये काम किया। और उनके महापरिनिर्वाण के बाद हम देखते कि 100 वर्ष के बाद यही वह वैशाली है जहाँ पर द्वितीय संगति का आयोजन किया गया था, जो कि द्वितीय संगति 10 विषय को लेकर आयोजित की गई थी। और वो स्थान है वैशाली का, जो कि काला अशोक के शासनकाल में ये दूसरी संगति का आयोजन किया गया। यहाँ पर जो मतभेद उत्पन्न हो रहे थे उस मतभेद को दूर करने के लिए भिक्खु, वरिष्ठ भिक्खुओं के माध्यम से ये विचार करके और राजा की सहायता से काफ़ी
लंबे समय तक चलने वाली ये परिषद थी, जहाँ पे 700 भिक्खुओं ने भाग लिया था, जिसे सप्तसदी के नाम से भी जाना जाता है। या जैसे आप देखेंगे तो 700 भिक्खु होने की वजह से इसको सप्तपदी कहा गया। अर्थात यह स्थान वैशाली का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो कुछ ऐसे भी भिक्खु थे जो कुछ शिथिलता चाहते थे, और कुछ लोग जैसे का वैसा ही बताए गए तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश के अनुसार आचरण करने पर जोर देते थे। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता यहाँ पर थी कि नहीं, हम अपनी सुविधा के अनुसार इसे अपनाएंगे। तो इस तरह से एक इस वैशाली की एक बड़ी विशेषता हमें देखने के लिए मिलती कि यहाँ कम से कम इतनी बड़ी संगति का आयोजन किया गया, जहाँ पर सांघिक और महासांघिक स्थविरवाद इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि उसमें में जो भिक्खुगण थे वो सींग में नमक को ले जाना, समय के बेसमय भोजन ग्रहण करना, चारिका के लिए कई गांव में, एक गांव से कई गांव में घूमना, और सोना चांदी इत्यादि जैसी चीज़ों का डिमांड करना और अपने मनपसंद की चीज़ों को करना। इसलिए इन कारणों की वजह से द्वितीय संगति का यहाँ पर आयोजन किया गया। और ये द्वितीय संगति जो कि आप देखते होंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद में ये संगति का आयोजन किया गया था। इसका मतलब ये है कि वैशाली उस काल में, तथागत गौतम बुद्ध के काल में ही इसका बड़ा एक अच्छा अस्तित्व हुआ करता था। यहाँ की इमारतें, यहाँ पे रहने वाले लोग और उनका व्यवहार और उनका आचरण और ये शहर की सुंदरताएं जो हमें बहुत ही अद्भुत रूप से देखने के लिए मिलती है। जितना इसका महिमा मंडन किया जाएगा उतना काफ़ी कम नज़र आता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के अंदर में बड़ी खासियत थी। और एक सबसे बड़ी बात हमें देखने के लिए मिलती रहती है कि वैशाली से ही गणतंत्र की शुरुआत हुई। वैशाली एक ऐसा नगर जहाँ पर प्रजातात्मिक रूप से, गणतंत्र रूप से यहाँ पर शुरुआत की गई थी। इसलिए उस काल का पहला शहर, और वर्तमान में भी आप देखेंगे तो वैशाली जो कि गणतंत्र का एक बड़ा शहर माना जाने वाला था। या यहाँ पर देखेंगे कि वैशाली के वज्जी और लिच्छवी लोग रहा करते थे इस वैशाली में। और इस वैशाली ने गणतंत्र प्रणाली को ये बड़ा विकसित किया था, एडाप्ट किया था उन्होंने। यहाँ पर जनता के द्वारा राजा को चुनने की प्रथा देखने के लिए मिलती रहती है, जो कि कालांतर में ये बड़ी लोकप्रिय हुई। और अभी भी आपने देखा कि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो कि बड़ी ही लोकप्रिय है, और ये सम्राट अशोक ने इसी व्यवस्था को बाद में कालांतर में अंगीकार किया। लेकिन उस समय लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण उदय हमें देखने के लिए मिलता है वो है वैशाली से। इसलिए वैशाली के लोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, वह अच्छी तरह से इसको आत्मसात करते थे। इसलिए बाद में 16 जनपद और उसके जितने भी इर्द गिर्द रहने वाले प्रदेश या देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमें देखने के लिए मिलते रहती है। चूँकि वज्जी लोग बड़े ही तथागत गौतम बुद्ध के प्रति श्रद्धा का भाव बनाते थे, और उन्हें लगता था कि ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इसलिए इसे हमें मानना चाहिए। इसलिए तथागत ने वज्जी संघ के लिए 7 बातें बताई थी, जिसे हम सप्त परिहानी धम्म कहते हैं। सामाजिक एकता के लिए और गणतंत्रात्मक प्रणाली को और भी मजबूत बनाने के लिए ये सप्त परिहानी धम्म बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और वो वैशाली के लोगों ने इसको आत्मसात किया था। 7 बातें जो कि बड़ी संख्या में मिलना, बार बार मिलना, मीटिंगें करना, और जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो सबके एक जैसे विचार बनना, महिलाओं का सम्मान करना, और जो वृद्ध जन हैं उनका सम्मान करना, और सार्वजनिक स्थानों की देखरेख करना, और जो कुछ भी हमें प्रेरित करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, वह उनका भी एक प्रकार का आदर करना, उनकी कही हुई बातों को सुनना। तो इस तरह से 7 बातें यह वैशाली के लोगों ने आत्मसात किया था। एक बार की घटना है कि अजातशत्रु भी वैशाली को जीतना चाहता था।
क्योंकि हर एक राजा का ये भाव बना रहता था कि उसकी सीमा, उसके राज्य की सीमा बहुत हो। वो अपने प्रदेश के यदि वो मुख्य है या उन्होंने ठीक से अपने इस काम को किया हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि वे और भी दूसरे प्रदेशों को या दूसरे राज्यों को जीतना चाहते हैं। तो राजा का यह स्वभाव था। उन्होंने एक बार वशकार ब्राह्मण को भेजा कि जाइए और बताइए तथागत से क्या हम लोग वज्जी लोगों को जीत पाएंगे। तब इस प्रसंग पे तथागत गौतम बुद्ध भिक्खु आनंद को बुलाते हैं। आनंद को बुलाने के बाद कहते हैं कि बताइए कि ये जो मैंने 7 बातें वैशाली के लोगों को बताई थी, वे मानते हैं या नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि मैंने पता किया है कि वे 7 बातों का बड़ी अच्छी तरह से पालन करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनकी एकता की वजह से, तब आनंद भिक्खु के बताए जाने के बाद उन्होंने वस्त्रकार ब्राह्मण को कहा कि जाइए अजातशत्रु को बता दीजिए, क्योंकि अजातशत्रु कभी भी वज्जियों को जीत नहीं पाएंगे। कारण क्योंकि वज्जी लोग बड़ी एकता के साथ रहते हैं और अच्छी तरह से अपने राज्य का संचालित करते हैं, और वो सब मिलजुल कर रहने की वजह से उन्हें कोई भी जीत नहीं पाएगा। तब वस्त्रकार ब्राह्मण ने जाकर अजातशत्रु को बताया कि यह बड़ा मुश्किल काम है वज्जी को जीतना, क्योंकि उनकी अपनी एक एकता है। इसलिए एक सामाजिक एकता और गणतंत्र के लिए यदि कोई जगह या स्थान जानी जाता है उस काल में या वर्तमान के इस परिप्रेक्ष्य में, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कहीं पर ये चीज़ें देखने के लिए मिली है, वह है वैशाली नगर, जो प्राचीन काल का 16 जनपदों में से एक हुआ करता था। और वहाँ के लोगों ने इसको बड़ी गंभीरता से आत्मसात किया। इसलिए बड़े बड़े लोग इन वज्जी संघ को नहीं जीत पाते थे। ये बड़े बहादुर थे, बड़े शक्तिशाली थे, और यह एकता होने की वजह से बहुत ही शक्तिशाली बन जाते, क्योंकि आप देखेंगे एकता के अभाव के कारण कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वैशाली उस काल का नगर, जो कि वहाँ के लोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था को मानने वाले थे, मतलब राजा के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जिसे या जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जिसके द्वारा अच्छी तरह से इस काम को संचालित करना बड़ा आसान है, क्योंकि वह मनसा के अनुरूप होता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस बातों पर विशेष जोर देते हुए बताने की कोशिश की, कम से कम ये चीज़ें होना जरूरी है। और वैसे यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये 7 बातें अंगीकार करने के बाद वैशाली के जो लोग थे, जिनके अंदर में ये सभी करुणा, मैत्री और जितने भी सद्गुण हैं, उन सद्गुण को आत्मसात करने के लिए विशेष बल दिया करते थे। इसलिए वैशाली नगर, जो कि उस काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहा है, और उस शहर के आधार पर जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छा काम हमें करते हुए या देखते हुए हमें ये दिखाई देता है। और इसीलिए हमें ये वैशाली की जो लोकप्रियता है उस काल की, यह हमें अधिक समझ में आती है। इसलिए वस्त्रकार ब्राह्मण ने जाकर अजातशत्रु से कहा कि नहीं, हम कभी भी वज्जियों को जीत नहीं पाएंगे जब तक वे तथागत गौतम बुद्ध की बताई हुई बातों को अमल में लाएंगे, तब तक वे कभी परास्त नहीं हो सकते। इसलिए जो इच्छा थी अजातशत्रु की जीतने की, वह समाप्त हो जाती है, और वज्जी संघ की एकता की वजह से, उनके अंदर में सभी लोग को मिलजुल करके रहने की भावना की वजह से उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाया। यह सबसे एक बेहतरीन क्वालिटी, या जिसे हम गुणधर्म कहते हैं, वो हमें इस वैशाली नगर के लोगों के अंदर में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहीं से वह सबसे बड़ी शुरुआत होती हुई नजर आती है। बाद में आप देखते हैं कि इसी कार्यों से प्रभावित होकर तथागत गौतम बुद्ध के 3 बार यहाँ पर आने की वजह से, यहाँ के विहारों में वर्षावास करने की वजह से, और साथ में उन्होंने यहाँ पर वैशाली नगर के लोगों को भिक्षा पात्र दिया था। इसलिए इस याद में सम्राट अशोक के द्वारा इस जगह में 2-2 स्तूप का निर्माण किया गया, जो कि बहुत ही सुंदर, आकर्षक, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों को रखा गया, और यह एक पवित्र स्थान के रूप में
स्तूप यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ के स्तूप आप देखेंगे तो ईंटों से बने हुए हैं, जो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही आदमकद हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर ये स्तूप चैत्य और विहार निर्माण किया गया, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के याद में, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के चरण और उनकी देशना इसी वैशाली के अंदर में हुई थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया, जो कि पूरी दुनिया में यह वैशाली का, जैसे बोध गया है, सारनाथ है, लुम्बिनी है, इस तरह के जब हम नाम देखते तो हम पाते कि ये तो बहुत बड़े स्थान रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की मूल घटनाओं के। वैसे ही वैशाली भी यह एक मूल घटनाओं के शहर में से एक माना जाता है, कोई अलग नहीं। ऐसे तो बहुत सारी जगह जहाँ पर उन्होंने अपना विजिट किया था, लेकिन कम से कम वैशाली में आकर के उन्होंने अपने श्रद्धा भाव को लोगों के सामने प्रकट किया। लोग भी बड़ा आदर और सत्कार के साथ में उनका सम्मान करते थे, और ये बातें हमें देखने के लिए मिलती रहती है। और हेनसांग फाइयान, जिनको चाइनीज यात्री थे, या वो जब भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे कि नालंदा में उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने वैशाली में जाकर देखा, तो वे अपने भारत यात्रा में जो कई जगह को उन्होंने शामिल किया, उसमें उन्होंने वैशाली को भी शामिल किया कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बड़े बड़े स्तूप और विहार का निर्माण किया गया, और इसलिए वे सभी के सभी अच्छी तरह से कोऑपरेट करते थे, या एक दूसरे का सहयोग करते या मदद करते थे। इसलिए यह नगर निश्चित रूप से अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। और वे लिखते हैं कि यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है, एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह रही है, और इस ऐतिहासिक जगह में खुद फायान हेनसांग जो है वो यहाँ पर आकर गए हैं, और उन्होंने स्वयं बड़े अच्छे ढंग से यहाँ का वर्णन किया कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये बड़ी सुंदर जगह है, और बड़े बड़े स्तूप और बड़े बड़े विहार यहाँ पर निर्माण किए गए हैं। सुंदर सा दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उनकी यहाँ अस्थियाँ रखी गई, और लोग जो है यहाँ पर अपने श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आते हैं। पहले के काल से लेकर अब तक आप देखेंगे कि यह स्थान आता है, और इसलिए आप देखते हैं कि अब ये इसको टूरिज्म के अंडर में इसको लाया गया, और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट यह इसकी देखरेख करने पर जोर देता है, क्योंकि यह प्राचीन भारत की धरोहर रही है वैशाली में। इसलिए इस जगह को जो सरकार के माध्यम से टूरिज्म विभाग है वो पूरी तरह से इसकी देखरेख करते रहता है। इसलिए आज भी इस वैशाली में बहुत सारे अधिक संख्या में लोग हैं अपने श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आते हैं, अपना नगमत्सव होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के चरण पड़े और उनके अस्थियों को यहाँ पे रखा गया है। इस तरह से एक महत्वपूर्ण इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ एक वैशाली का नगर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, और इसकी प्रसिद्धि आप जानते हैं कि किस किस तरह से यहाँ के लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाने पर पूरी तरह से मदद की। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी तथागत गौतम बुद्ध के चरण पड़े हैं, वहाँ वहाँ एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया। जैसे आप श्रावस्ती देखते हैं तो उन्होंने वहाँ पर 25 वर्षावास किए थे, वैसे ही वैशाली में भी उन्होंने वर्षावास करके वहाँ के लोगों को बड़ी अच्छी तरह से देशना के माध्यम से उन्हें समझाया, उनको परिवर्तित किया। और यह एक दृश्य जो कि हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलते रहता है, उसका जो वहाँ का स्तूप का आकार है, तो आप देखेंगे कि गुंबदाकार है, और चारों तरफ से बड़ी अच्छी तरह से मजबूती के साथ उसको डिजाइन किया गया है। उस काल में तो और भी ये देखने के लायक जो कि अस्तित्व में था, और इसीलिए वह जैसे के वैसे रूप में और भी ज़्यादा आकर्षक लगता था। लेकिन जब उस समय इतना आकर्षक था, तो आज भी ये कोई कम नहीं है। अपनी पुरानी अस्तित्व के आधार पर या पुरानी बनावट के आधार पर अभी भी हमें वह सुंदर बनावट उनकी देखने के लिए मिलती रहती है, जो कि बहुत ही मजबूत
टिकाऊ और ईंटों का ठीक तरह से उपयोग करने के कारण उसकी ठीक तरह से बनावट की गई। क्योंकि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में ये स्तूप एक पूजा का स्थल माना जाता है, जहाँ पर बुद्ध की हो या उस समय के अरहतों की हो या भिक्षु की अस्थियों को डाल दिया जाता है और वहाँ पर पूजा की जाती है। तो इस तरह का एक बड़ा इतिहास जो है या जहाँ की प्रमुख घटनाएं हमें वैशाली में देखने के लिए मिलते रहती है। इसलिए यहाँ पर लंबे समय तक धम्म के ऊपर में विचार विमर्श किया गया यहाँ के वरिष्ठ भिक्षु के कारण। यदि कोई बातें तालमेल नहीं खा रही है तो वह बैठ करके उसे ठीक करने पर जोर दिया करते थे, क्योंकि जब तक हम एकता के साथ जब तक हम इस अपने काम को नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि वह हम अच्छे काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ के लोगों ने एक प्रकार का एक उपाय कौशल सीख लिया था कि हम अपने खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी जीवन में कल्याण करने के लिए हम एकता के इस सूत्र में बंधे रहेंगे। और वहाँ के वैशाली नगर में रहने वाले लोग ये बड़ी अच्छी तरह से इसको अपनाते थे। वे किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट पहुँचाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहा करती थी। वे लोग सबके प्रति करुणा का भाव रखते थे, मिलजुल करके उठना बैठना हुआ करता था। वह एक साथ सब कुछ अपने कार्यों को कर सकते थे। इतनी जो भावनाएं हैं वह आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी ये जो श्रद्धा है या जो भावनाएं हैं वो हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए एक छोटी छोटी बातें जो कि वैशाली के बारे में हैं तो वह ये कोई साधारण नहीं है। यह एक महापुरुष या अच्छे व्यक्तित्व जहाँ पर वो जाकर उन्होंने वहाँ की माटी को नतमस्तक किया, न माटी को उन्होंने अभिनंदन किया, या माटी की जो श्रद्धा है वो काफ़ी हमें महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलती रहती। इसलिए इतने ज़्यादा संख्या में रहने वाले जो लोग थे इस वैशाली में, जो कि तथागत के आगमन के हमेशा वो इंतज़ार करने में लगे रहते थे। उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं हम इन्हें अपने उस वास्तविक चीज़ों को जीवन में अपना करके हम अच्छे बनेंगे। और इसलिए इसकी एक भव्यता, इसकी एक दिव्यता, इसकी एक बड़ी अच्छी तरह से जो विचार है वैशाली नगर के हमें देखने के लिए मिलते रहते। इसलिए आज हमने वैशाली के बारे में आप लोगों को बताया, आप सभी लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैशाली के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पूछ सकते हैं। और यह प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न आप भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो जो नए दर्शक आए हैं उनको हम बताते चलें कि यह जानकारी हम इस प्रोग्राम में नहीं लेते, यह प्रश्न हम इस प्रोग्राम में नहीं लेते, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि कुछ बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं। इसके कारण हमारे जो भंते जी लोग हैं, आदरणीय भंते जी लोग हैं, या जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वह आपसे फ़ोन पर जो फ़ोन नंबर पे या ईमेल आईडी से आप अपने प्रश्न भेजते हैं उस पर सीधी जानकारी देते हैं, आपसे सीधा संपर्क स्थापित कर। और यही प्रक्रिया हम आगे भी चलाना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह आपके साथ लेता हूं विदा, और कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो